बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब आप। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। यू आर वाचिंग माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल दैट इज़ हुमायूंस एजुटेनमेंट टीवी। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो हुकूमतें बनती और जो हुक्मरान हैं इनको वोट आवाम इसलिए देती है कि हुक्मरान आवाम से किए गए जो वादे हैं उन्हें पूरे कर सकें, आवाम का जो मैंडेट है उसके मुताबिक काम कर सकें। आज का जो प्यारे दोस्तों मेरा लेक्चर है ये बड़ा इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। आप प्लीज़ इसे सारा देखिएगा और फिर आप देखेंगे, ये मेरा दावा है कि ये आपकी सोच में, आपकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव और बेहतरीन तब्दीली लेके आएगा। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज का प्यारे दोस्तों जो मेरा लेक्चर है ये सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी जो हिंदुस्तान के एक बादशाह थे, उनकी प्राइस कंट्रोल सिस्टम या मार्केट रिफॉर्म्स के मुतालिक है और इसका ब्रीफ कंपैरिजन मैं करूँगा आज के पाकिस्तान में जो प्राइस कंट्रोल सिस्टम है, जो प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट हैं उनके मुतालिक। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। प्यारे दोस्तों, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी हिंदुस्तान का एक ऐसा बादशाह है जो बिल्कुल अनपढ़ है, लेकिन उसने हिंदुस्तान की तारीख में ना सिर्फ बल्कि दुनिया की तारीख में एक नॉवल और बेहतरीन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या मार्केट रिफॉर्म का सिस्टम दे के तमाम दुनिया को हैरत में डाल दिया। चलते हैं आज का जो प्राइस कंट्रोल सिस्टम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी है। पहले नाजरीन मैं आपसे शेयर करता हूं कि उसके चीदा नुकात क्या थे, चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स। प्यारे दोस्तों, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दौरे हुकूमत में, जो कि उसका 1296 से लेकर 1336 ईस्वी एडी तक मुश्तमिल है, इसमें सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने तारीखदान जिनमें सरे फहरिस्त हजरत अमीर खुसरो, जिन्हें तोतिए हिंद भी कहा जाता है, वो अपनी किताब खजाइनुल फतूह में लिखते हैं कि सुल्तान को लोगों का इस कदर ख्याल और लोगों का जो दर्द दिल इस कदर रखने वाला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी हिंदुस्तान के तख्त पे बैठा है कि लोग कई साल उसकी वफात के बाद भी उसकी कब्र पे जाके फातिहा खानी करते थे। लोग कब्र से लिपट कर घंटों घंटों रोते थे। वो लोग कहते थे कि इस जैसा नेक दिल और गरीब शनास और गरीब परस्त बादशाह हिंदुस्तान की तारीख में बहुत कम आएगा। अब दोस्तों, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने किया क्या। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने प्यारे दोस्तों अपना जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का जो पैकेज है लोगों को प्राइस कंट्रोल सिस्टम या मार्केट रिफॉर्म की शक्ल में देने की कोशिश की। जैसा कि आपको पता है कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के दौरे हुकूमत में जो दिल्ली था वो दारुल हुकूमत था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने इस मकसद के लिए कि चीज़ों की प्राइसेस को कंट्रोल किया जा सके, उसने तमाम किस्म की जो ईटेबल्स हैं, जिनमें दालें हैं, चीनी है, एनिमल हैं, स्लेव्स हैं, आपका कपड़ा है, राइस है, तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें जो इंसान खाता पीता पहनता है, उनका उन्होंने एक रेट फिक्स कर दिया था। रेट फिक्स करने के बाद सुल्तान ने खुद मुख्तलिफ किस्म के जो ज़राया उनसे वो इंफॉर्मेशन लेता था कि आया कि कोई ताजिर, चाहे मुसलमान है या हिंदू, क्या दिए गए सरकारी निर्खनामे से वो कोई इजाफी ओवर चार्जिंग तो नहीं कर रहा। अगर कोई ओवर चार्जिंग प्यारे दोस्तों करता था तो सुल्तान उसे मौके पे ही कोड़ों की सजा सुना देता था। कहने का मतलब यह है कि सुल्तान किसी की सिफारिश से मरूब नहीं होता था। इस मकसद के लिए रॉयल ग्रेनरीज बनाई गई थी, जिनमें सरकार जो थी वो लोगों से गंदम खरीदती थी और फिर सारा साल उसमें स्टॉक रख के जिन इलाकों में कहत है या जिन इलाकों में गंदम की फरावानी कम है उनको उसी रेट पे बेचा करती थी, ताकि गरीब जो अवाम है, गरीब तबका, वो पिसे ना। दूसरे नंबर पे हर चीज़ की प्यारे दोस्तों प्राइस मुकर्रर थी और किसी को भी ये इख्तियार नहीं था कि उस प्राइस से ओवर चार्ज कर सके। डी व्यूअर्स, अब एक तो हो गया रॉयल ग्रेनरीज, इसमें गंदम वगैरह स्टोर होती थी। एक सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सराय अदल बनाई थी। अब ये सराय अदल क्या था, इसमें मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों की नुमाइश होती थी। आप ये कह सकते हैं कि ये आज का शॉपिंग मॉल था, जिसमें चीनी, दालें, एनिमल्स,
भेड़, बकरियां, गाय, भैंस, इनके रेट लगे हुए होते थे। गोश्त के लिए दूध वाले जानवरों का रेट अलग था, गोश्त वाले जानवरों का रेट अलग था। बकरियों का रेट सरकारी निर्खनामे पे आवेजा होता था। तो जो कोई भी इस रेट से बढ़ के ऊपर बेचने की कोशिश करता था, सुल्तान उसे मौके पे सजाएं देता था। अब दोस्तों मैं आपके से शेयर करता हूँ कि उस जमाने में जब मवासलात का निज़ाम इतना बेहतर ना था, सुल्तान ये कैसे इतना इफेक्टिवली ये जो प्राइस कंट्रोल सिस्टम है, सिर्फ कुछ लोग हिस्टोरियन लिखते हैं कि ये सिर्फ दिल्ली में था, जबकि कुछ लिखते हैं कि दिल्ली में ये चंद माह बड़ी कामयाबी के साथ चला, उसके बाद हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों में भी ये फैल गया। उनमें सरे फरिस्त हजरत अमीर खुसरो हैं जो इस निज़ाम की तारीफ करते हैं। फिर अबुल कासिम मोहम्मद फरिश्ता हैं, वो भी इस निज़ाम के गुण गा रहे हैं। और क्यों ना गुण गाएं, जब आप गरीबों से किए गए वादे पूरे करेंगे, उनकी उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे, उनकी गुर्बत कम करने के लिए कोई इफेक्टिव मेजर लेंगे, तो प्यारे दोस्तों आप लोगों की आंखों का तारा और बेहतरीन हुक्मरान बन के सामने आएंगे। अब सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने तीन किस्म के, प्यारे दोस्तों, जो जराए थे उन पे वो रिलाई करते थे कि क्या आया कि मेरा जो प्राइस कंट्रोल सिस्टम है ये लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं। तीन जराए थे प्यारे दोस्तों। पहला जरिया था वो जो प्राइस सुप्रिटेंडेंट थे। सुल्तान ने मुख्तलिफ किस्म के लोगों को प्राइस सुप्रिटेंडेंट के ओहदे पे फाइल करके उनसे सुल्तान डेली की बुनियाद पे रिपोर्ट लिया करता था। दूसरे नंबर पे जो इंटेलिजेंस ऑफिसर था। अब दोस्तों इंटेलिजेंस ऑफिसर का मतलब ये होता था कि वो पूरे दिन की दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ प्राइस कंट्रोल सिस्टम ये इम्प्लीमेंट था वहाँ से रिपोर्ट इकट्ठी करके बादशाह सलामत की खिदमत में वो हाजिर करता था। और तीसरा प्यारे दोस्तों जो जरिया था वो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का वो था स्पाई सिस्टम। जो सुल्तान ने मुख्तलिफ किस्म के सीक्रेट एजेंट रखे थे, वो भी इसी प्राइस कंट्रोल सिस्टम की जो पॉलिसीज की रिपोर्ट थी वो रोजाना की बुनियाद पे वो सुल्तान के सामने पेश करते थे। प्यारे दोस्तों यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ही पॉलिसी और उसके जो इम्प्लीमेंटेशन उसके मतलब जब तीन तीन जराए से कोई हुक्मरान उसे वॉच करेगा तो क्या आप समझते हैं कि उसमें किसी किस्म का कोई लूप होल या कोई डिस्क्रिपेंसी रह सकती है? द आंसर इज नो। प्यारे दोस्तों दूसरी साइड पे एक और बहुत बड़े मशहूर हिस्टोरियन जिनका नाम ज़ियाउद्दीन बरानी है, वो लिखते हैं कि सुल्तान को लोगों से एज सच कोई प्यार नहीं था। सुल्तान का असल एजेंडा जो था वो मंगोल, चूंकि उस वक्त हिंदुस्तान पे हमलावर हो रहे थे, तो मंगोलों की जो पेशरफ्त है उनको रोकने के लिए सुल्तान ने हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी आर्मी कायम की थी। और उस आर्मी को कायम करने के लिए सुल्तान को ना सिर्फ लोगों को इकोनॉमिकली और दूसरे जराए और दूसरी सहूलियात दे के खुश करना था, बल्कि ये करना था कि कहीं मंगोल जो हम पे आके हमलावर हो के हमें शिकस्त ना दे दे। तो उन्होंने ये जो प्राइस कंट्रोल सिस्टम है ये इसलिए मुतारफ करवाया था कि वो एक बड़े पैमाने पे एक फौज तैयार कर सके और शहरियों की एक ऐसी क्लास प्रिपेयर कर सके जो उनसे मुतमिन हो, उनकी पॉलिसी से खुश हो और उनके साथ चल सके। सो दोस्तों ये भी एक व्यू था, लेकिन ओवरऑल अगर इसका जायजा लिया जाए तो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का जो प्राइस कंट्रोल सिस्टम था प्यारे दोस्तों वो दो चीजों की बुनियाद पे कामयाब था। भले उसका मकसद मजबूत आर्मी हो या लोगों की वेलफेयर हो, लेकिन दो चीजें अगर ना होती तो सुल्तान का ये जो ख्वाब है ये कभी भी शर्मिंदा ख्वाब ना होता। सो दो चीजें क्या थी? दो चीजें ये थी कि सुल्तान की जो पॉलिटिकल विल थी प्यारे दोस्तों दैट वाज एक्सट्रीमली हाई, दैट वाज एक्सट्रीमली एट हिज पीक। एक पॉलिटिकल विल और दूसरी सुल्तान की पर्सनल सुपरविजन। सुल्तानुल हिंद सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी इस मैटर को, इस पॉलिसी को वो पर्सनल इंटरेस्ट लेता था और पर्सनली वो इसे वॉच करता था। अगर वो इसे पर्सनली प्यारे दोस्तों वॉच ना करता तो जो जो नताइज थे वो बिल्कुल मुख्तलिफ आने थे। जी दोस्तों अब चलते हैं कि ये तो बात होगी हिंदुस्तान की 14वीं सदी ईस्वी में। अब चलते हैं इकोनॉमिक न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान, जो 22 करोड़ आवाम का मुल्क है, उसमें प्राइस कंट्रोल सिस्टम का इससे तकाबली जायजा लेने की कोशिश करते हैं। और जैसे कि
میں پہلے دن سے اپنے اسٹوڈنٹ سے کہہ رہا ہوں کہ جب بھی کوئی آپ نے آنسر لکھنا ہے CSS PMS میں یا کسی بھی کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن میں، تو پیارے دوستو آپ نے کمپیریٹیو انالیسز اور اکلیکٹک انالیسز کے بغیر اپنا جواب مکمل نہیں کرنا۔ میں ادھر سلطان علاؤ الدین خلجی کا جو کمپیریزن ہے وہ پاکستانی پرویلنگ اکنامک ریفارمز پرٹیکولرلی پرائس کنٹرول سسٹم کے حوالے سے ڈسکس کر رہا ہوں۔ آپ اس میں کوئی اور بھی کمپیریزن ڈال سکتے ہیں۔ سو پاکستان کا پیارے دوستو جو پرائس کنٹرول سسٹم ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے، آپ سب کے سامنے پاکستان کے جو وسائل ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ اتنے بہترین مینز آف کمیونیکیشن ہے، اس میں سوشل میڈیا ہے، انٹرنیٹ ہے، گوگل ہے۔ اس وقت میں سلطان نے جب مینز آف کمیونیکیشن بالکل کم تھے، دوسروں سے رابطہ کرنا کئی دنوں کی مسافت کے بعد بڑا مشکل تھا۔ آج کے حالات میں بڑی آسانیاں ہیں، دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ تو پاکستان میں غریبوں سے ریلیٹڈ جو اکنامک پالیسیز ہیں جن میں یوٹیلٹی سٹورز ہیں، پرائس کو کنٹرول کرنا، ہر دکاندار کی اپنی ایک پرائس ہے۔ کسی سے بات کریں تو وہ کہتا ہے جی آپ جو مرضی کر لیں، کسی کی بندہ کمپلین کرے تو عدالتوں میں آپ کو پتا کیا نظام ہے۔ سو پاکستان میں حالات بہتر کیوں نہیں ہو رہے، کیوں نہیں بہتری کی طرف جا رہے؟ سو پیارے دوستو اس کا ایک ہی جواب ہے کہ سلطان علاؤ الدین خلجی کے پاس جو دو ہتھیار تھے ہز پرائس کنٹرول سسٹم کو سکسیسفل بنانے کے لیے، آج وہی دو جو چیزیں ہیں، دو ٹپس مسنگ ہے۔ کیا مسنگ ہے؟ نمبر 1، آج کے حکمرانوں میں پیارے دوستو پولیٹیکل ول نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ آج کے حکمران جو ہے وہ جب پیٹرول کی قیمت کم کرنے کی باری آتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی کمیٹی بنا دی گئی، یہ کر دیا وہ کر دیا، لیکن دوسری طرف جب ان کے MNA کے پرسنل پرکس اور پرکوزٹس یا ان کی پریویلیجز کی کوئی بات آتی ہے تو منٹوں میں وہی لا بنتا ہے، تاکہ جو ہمارے MNA ہیں، جو ہمارے پولیٹیکل ایلائز ہیں، ان کے ناراضگی نہ مول لی جائے۔ سو پیارے دوستو میری حکمرانوں سے آپ کے اس لیکچر کے توسط سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کے اصل جو ایلائز ہیں وہ آپ کے ووٹر ہیں، نہ کہ آپ کے MNA MP ہیں، بیکاز دی ہیون آف پالیٹکس لائز انڈر دی پیپل آف اے کنٹری۔ کسی بھی ملک میں سیاسی نظام میں جو جنت ہے وہ لوگوں کے قدموں تلے ہے۔ حکمرانی جو ہے وہ لوگوں سے ملنی ہے، آپ کو ووٹر سے ملنی ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ پرائس کنٹرول جو میجسٹریٹ ہے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن پیارے دوستو یہاں سفارش کا کلچر ہے۔ سلطان علاؤ الدین خلجی کے دور میں سفارش کا کلچر نہیں تھا۔ سلطان کہتا تھا میرا مقصد ایک ہے، لوگوں کی ویلفیئر۔ سو دوسرا جو تھا سلطان کا جو سپرویژن، پرسنل سپرویژن والا ایلیمنٹ تھا یا ٹپ تھی، پیارے دوستو وہ بھی آج کے حکمرانوں میں ہمیں اس کا فقدان نظر آتا ہے۔ سو کیا آپ دیکھتے نہیں کہ آج کے جو حکمران ہیں، چاہے وہ پروونشل لیول پہ ہو یا فیڈرل لیول پہ، کتنے ہی کو پرسنلی وہ ایکٹیو ہیں، کتنے ہی وہ اپنی ایک پالیسی اگر کسی کو آؤٹ لائن دے دیں تو کتنا اسے واچ کرتے ہیں؟ کیا ان کے پاس سلطان کی طرح تین ذرائع ہیں اس کو واچ کرنے کے لیے؟ دی آنسر از نو۔ کیا ان کی پرسنل ول ہے؟ دی آنسر از نو۔ اتنے سارے وسائل ہونے کے بعد بھی ہم فیلئر کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ ہم کیوں مہنگائی کے ہاتھوں پٹ رہے ہیں؟ ہم کیوں IMF کی طرف جا رہے ہیں؟ کیا ہمارے عوام میں جذبہ ایمانی نہیں؟ بالکل ہے۔ ہمارے عوام میں ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے کی ضرورت نہیں؟ بالکل ہے، لیکن ہمیں پیارے دوستو پولیٹیکل لیڈرشپ سنسیئر نہیں مل رہی۔ ایک ان پڑھ سلطان اگر اتنا کام کر سکتا ہے پرسنل ول اور سپرویژن کو اپنے ساتھ رکھ کے، تو آج کے حکمران جبکہ ان کے پاس سب کچھ ہے کہ یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ سو اس سے صاف ظاہر یہ ہے کہ یہ کرنا نہیں چاہتے، ان کے پریورٹیز کچھ اور ہیں، ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے۔ یہ اب ووٹر کا ہی کام ہے کہ وہ ایسے رولر کو لے کے آئیں جو درد دل رکھتے ہوں، ان کے لیے ان کے مسائل کو اپنے مسائل سمجھتے ہوں۔ جاتے جاتے آپ کو حضرت کرم اللہ وجہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ایک چھوٹی سی بات سناتا ہوں۔ جب ہی حضرت کرم اللہ وجہ خلافت کے عہدے پہ براجمان ہوتے ہیں تو لوگوں کو کہتے ہیں لوگوں میری سواری، میرے کپڑے اور میرے وسائل دیکھ لو جس دن میں خلافت مجھے ملی ہے، اور جس دن میں خلافت چھوڑ کے جاؤں پھر دیکھ لینا۔ تو پیارے دوستو یہ اکاؤنٹیبلٹی کا کتنا بہترین نظام ہے۔ ہمارے ادھر نیب بھی ہے لیکن نیب پہ بھی انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔ سو میرا مقصد آپ کو ایک پرائس کنٹرول سسٹم اور ایک پرائسنگ میکانزم کی طرف پیارے دوستو اس لیکچر میں آپ کی توجہ دلانا تھی۔ امید ہے کہ آپ کو میری آج کی جو یہ کاوش ہے یہ پسند آئے گی۔ اپنے دوستوں سے اسے شیئر کیجئے
ताकि किसी की ज़िंदगी में कोई पॉजिटिव तब्दीली आ सके। मेरा चैनल हुमायूंस एडुटेनमेंट टीवी, उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इस लेक्चर को अगर आपको पसंद आए दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि किसी का कोई जहन बदल सके और तब्दीली जो आप वोटर्स के ज़रिए से ही चेंज होनी है। सो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।